वेलकम 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 आप सभी लोगों का इस मैराथन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं के राहुल, आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेंटोर। मेरे साथ फिलहाल अभी आप करेंगे केमिस्ट्री के मैराथन, इसके बाद होगी फिजिक्स और फिजिक्स के बाद वापस से मैं आपके सामने आऊंगा बायोलॉजी के मैराथन को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी, राइस स्मार्ट का अपना एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुका है। जो भी बच्चे पेड बैच में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें राइस स्मार्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसे डाउनलोड करें और रजिस्टर करें अपने आप को एसएससी कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में। फटाफट से अपने आप को इसमें रजिस्टर करें। और ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच जहां आपको सीजीएल, प्री, मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस, जीपीओ, सीडी सभी के लिए तैयारी करवाई जाएगी। और इस तरह से अब आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार करने के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। अभी एक खुशखबरी और है दोस्तों, जैसे आप इस बैच में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, इनरोल करते हैं, वहां पर अगर आप कोड यूज करते हैं KR500 तो स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये इनॉग्रल ऑफर है। यहां आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, राइस स्मार्ट ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में इनरोल करें और यूज करें कोड KR500 और इनॉग्रल डिस्काउंट का फायदा उठाएं। वेरी गुड। ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, उन्हें भी बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने मैराथन को लेकर आगे की तरफ। पहला सवाल, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण किस चीज के द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हैव डबली चार्ज्ड आयंस। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, यानी रेडियो सक्रिय किरणें। तो ये जो रेडियो एक्टिव रेज या रेडियो एक्टिव किरणें हैं, ये है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये तीन है जो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है। ये सभी बड़े कॉमन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके विषय में आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये जान लें कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एलिमेंट है, तो उनसे कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं, इनविजिबल रेज निकलती रहती हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा रेज कहते हैं। तो ये अल्फा रेज जो है वो, अगर हम इसका केमिकल नेचर देखें तो हीलियम प्लस प्लस आयन का बहाव है, फ्लो है। ठीक है, बीटा की बात करें तो बीटा जो है, बीटा रे, ये इलेक्ट्रॉन का बहाव या इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप कह सकते हैं। और गामा रे जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वही रेडिएशन है जो सूरज की रोशनी से या किसी भी रोशनी के सोर्स से हमारे तक पहुंचती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो इस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन इस तरह से आप कह सकते हैं कि हीलियम जो है ये पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज का है, क्योंकि ये हीलियम प्लस प्लस आयन से बना हुआ है। बीटा ये हमारा नेगेटिव चार्ज का है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब अगर हम बात करें तो ये अल्फा, बीटा, गामा, ये रेज निकलती कहां से हैं? तो ये एटम के न्यूक्लियस से निकलती हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम। कौन सा एटम? जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस यानी उनके नाभिक से ये किरणें निकलती हैं। तो सोचने वाली बात है कि नाभिक में तो हमारा कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हम इसी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जोड़ को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इसे हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर से भी जानते हैं। किसी का मास नंबर पूछा जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को सम कर देते हैं तो मास नंबर हमें पता चल जाता है। और यही हमें देता है न्यूक्लियॉन्स का भी नंबर, है ना? किस चीज का नंबर? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, चलिए जी। तो
न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, वहां तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर शेल के अंदर चक्कर लगा रहा होता है ना। तो फिर ये बीटा रे या बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता कैसे है, तो ये नहीं जानना है आपको, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जो बीटा रे निकलता है वो नाभिक से निकलता है, किसी भी परमाणु के, मतलब जो रेडियो सक्रिय परमाणु है उनके नाभिक से निकलता है, और ये नेचर में इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहां हम अपने सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो अब ये कहता है कि बताइए कि ये जो अल्फा कण है ये द्वि आवेशित कण है, डबली चार्ज्ड है, और ये डबल चार्ज जो है वो किसका है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब हमें दिख रहा है कि ये दो आवेश जो इसके ऊपर है, जो दो चार्ज इसके ऊपर है, वो दो पॉजिटिव चार्ज है, और वो किस एलिमेंट का है, हीलियम का। तो अब सही आंसर इसका हमारा क्या हो गया, हीलियम। बहुत सुंदर, है ना। तो सही आंसर हमारा है हीलियम। ओके, चलिए बहुत अच्छे बात। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए, समुद्र में अगर हम हैं, है ना, किसी वजह से मान लो कि हम भी समुद्र में फंस गए हैं, हमें प्यास लग रही है, तो हम वो समुद्री पानी नहीं पी सकते। अगर हम उसको पी भी लेते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझने वाली। ठीक है, क्योंकि वो इतना खारा पानी होता है कि अगर हम उस पानी को पिएंगे ना तो स्टमक में जाकर वो पानी हमारे कोशिकाओं के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। उल्टा जो कोशिकाओं के अंदर पानी है ना वो निकल के बाहर स्टमक में आएगा। इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में हमेशा जो है जल का जो मूवमेंट होता है, आना जाना होता है, वो कम सांद्रण वाले क्षेत्र से ज्यादा सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर होता है। यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन एक कंडीशन और अप्लाई होता है, वो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये प्रोसेस हमारा है ऑस्मोसिस का, जिसे हम परासरण के नाम से भी जानते हैं। तो यह परासरण होता रहता है, लेकिन अगर हम खारा पानी पिएंगे तो उसमें उल्टा परासरण होगा, तो पानी हमारे कोशिकाओं में जाने की जगह कोशिकाओं से बाहर आने लगेगा, तो हमारी प्यास तो नहीं बुझने वाली। तो बताइए, वाटर दैट इज प्योर एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज डाइल्यूटेड वाटर, वल्नरेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, या फिर रिवर वाटर। देखिए, रिवर वाटर भी पीने के लिए तो पी लेते हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरह से सेफ नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें गंदगी वगैरह डाल दी जाती है, जिससे रिवर वाटर के अंदर जो है पॉल्यूशन हो जाता है, या फिर कह लो कुछ बैक्टीरियल ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको अगर वो दूषित पानी हम पिएंगे तो हमें हैजा, पेचिस जैसे जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, यानी जल जनित जो हमारे रोग हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस ई, है ना, तो हेपेटाइटिस ई ये भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है, एक जल जनित रोग है। तो ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पेयजल, है ना, पीने वाला पानी, पेयजल। देखते हैं कई जगह जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। और कई बार आप देखेंगे ना, वो थोड़े बड़े शहरों में अगर हैं तो वो क्या होता है, नगर निगम की एक ट्रक छोटी बड़ी जैसी भी निकलती है, और वो रोड के बीच में जो डिवाइडर बना होता है उन प्लांट्स में पानी डालती रहती हैं, या फिर वो कुछ ऐसे कह लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पानी का टेलर भेजती है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि पीने योग्य नहीं है, यानी उसमें ऐसे पानी है जो थोड़े दूषित हैं, गंदगी वाले हैं, अगर उसको पिया तो बीमार ही पड़ जाएंगे। ठीक है, तो पेयजल, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को पेयजल के रूप में जाना जाता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ मासेज।
तो सबसे पहले देख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारा 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 2:H2O, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर का रेशियो अगर हम देखें तो नंबर का रेशियो हो 2:1। वैसे मास का भी रेशियो अब हम चेक कर लें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास हमारा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, यानी परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो 2:16। लेकिन हम इस अनुपात को और भी सरल कर सकते हैं, इसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1:8 का रेशियो बन जाता है। तो सही आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, 1:8, है ना। बहुत ही अच्छा। अगर मान लो ऐसा ही कहता कि ग्लूकोज में सभी तत्वों का अनुपात क्या होगा, एक सरल अनुपात हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6, है ना। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र है। अगर अब हम यहां पर देखें तो मास, तो कार्बन का मास होता है 12, है ना। तो 12 × 6 प्लस हमारा हाइड्रोजन 12 है और इसका मास कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 × 6, तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, प्लस करते हैं तो ये तो मोलर मास निकल जाएगा। अब इसी का सिंपलेस्ट रेशियो तो 72:12:96, ठीक है। तो अब इसका एक सिंपलेस्ट रेशियो जब आप निकालेंगे तो वो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का अनुपात बता देगा। तो ये क्या एक सिंपल मास का अनुपात आएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, या क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। हमें यह ढूंढना है कि इसमें से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एसिड्स चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो क्या एसिड रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जी नहीं, ये काम बेस करता है। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू बनाता है, और अगर हमारे पास एसिड है तो वो ब्लू को रेड बनाता है, डेंजर सिग्नल, रेड मतलब डेंजर सिग्नल। तो ये समझ लो एसिड जो है ब्लू को रेड करता है। बेसेस चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी नहीं होता, है ना। ये काम किसके द्वारा किया जाता है कि ब्लू लिटमस को रेड बनाया जाता है, ये कौन करता है, ये करता है एसिड, है ना। तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। एल्कलीज आर बिटर इन टेस्ट, बिल्कुल सही, एल्कलीज जो है बिटर या कड़वे होते हैं स्वाद में, और अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सार इन टेस्ट होते हैं, ना कि सॉल्टी। सॉल्टी तो सॉल्ट होगा, तो ये कथन भी हमारा गलत है। तो सही आंसर इसका हमारा है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, या बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से सवाल का जवाब आप लोग देंगे, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक है। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है ना। कई बार बहुत सारी चीजें बड़ी कॉमन सी हमारे आसपास होती हैं, जैसे एफएल, सीएफएल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, आईजीएल, लेकिन हमें इनका फुल फॉर्म नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आते रहते हैं, कई दूसरे भी मैंने जीके जीएस के सेक्शन में देखा है। कभी कंप्यूटर के कुछ जो ऐसे शब्द हैं बड़े पॉपुलर हैं, जैसे रैम, रोम,
है ना, उनका भी फुल फॉर्म क्या होता है, उस पर सवाल आते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशंस हैं, ऐसे हमारे सांकेतिक शब्द हैं जिसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है, उसका पूरा मतलब क्या होता है, हमें जानकारी में नहीं होती। तो इस चीजों को भी आपको प्रैक्टिस में लानी है ताकि हमें पता रहे, अगर ऐसा सवाल आए तो खटाक से उसका आंसर कर सके। ठीक है, तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसको कंप्रेस्ड कर दिया गया है ना, जैसे FL है फ्लोरोसेंट लाइट। ये बड़े वाले ट्यूब लाइट जो हम पहले जमाने में यूज करते थे ना, लंबे लंबे बड़े बड़े ट्यूब लाइट, उसे हम कहते थे FL। उसके बाद क्या आया, उन्हीं ट्यूब लाइट्स के जैसा पतला पतला छोटा बल्ब का रूप दिया गया, तो उसको कह दिया गया था CFL। तो CFL क्या था, कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लाइट। अब तो CFL भी हटके हमारे पास जो लाइट अब आ रही है वो LED। अब LED का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है लाइट एमिटिंग डायोड्स, यानी ऐसे डायोड जो लाइट एमिट करते हैं, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ध्यान में रखनी है। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे LPG, तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड यानी जिसको तरल या द्रव में बदल दिया गया है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से लिक्विड में नहीं होते, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, गैस। तो गैस है, ऑब्वियसली वो लिक्विड में नहीं होगा। लेकिन जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास आकर, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आकर वो तरल में, द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। वैसे ही CNG हमारा क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, शुद्ध हिंदी इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल अब हमारा है, क्या है, जल्दी से आ जाइए भाई। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, कौन सा एसिड हमारे टमाटर में मौजूद होता है, जल्दी से बताइए। टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहां होता है, टैमेरिंड यानी कि इमली में होता है। ठीक है, सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड बड़े स्ट्रांग होते हैं, खाने पीने की चीजों में नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जब हम प्याज काटते हैं ना, तो प्याज काटने से जो केमिकल निकलता है वो हमारे आंखों के संपर्क में आके उस समय सल्फेनिक एसिड बनाता है, लेकिन बहुत माइल्ड होता है। बट उसी एसिड की वजह से हमारे आंखों में तेज जलन मचती है, और उस सल्फेनिक एसिड को वॉश आउट करने के लिए, धोकर हटाने के लिए, हमारे आंखों के लैक्राइमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि से बहुत सारा पानी निकलता है, और वो हमें आंखों से आंसू के रूप में दिखता है। ठीक है, मैलिक एसिड, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड। तो मैलिक एसिड ये हमारा एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेव में। तो ऑक्जेलिक एसिड ये हमारा है जो टमाटर में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है ना। यहां ये उदाहरण है, इसमें से देखना है क्या ये मोर है, मेंढक है, खरगोश है या हिरण है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन? इज इट पिकॉक, फ्रॉग, रैबिट और डियर? कौन सा एनिमल है जो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है? तो जी हां, यहां जो दिया गया है इसमें तो हमारा सही आंसर है मेंढक, है ना। मेंढक त्वचा से भी रेस्पिरेशन करता है, लंग्स की मदद से भी रेस्पिरेशन करता है, और गिल्स की मदद से भी रेस्पिरेशन करता है। तो तीनों तरह का जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग का देखा जाता है मेढक में, है ना। अपनी त्वचा से भी, अपने फेफड़े से भी, और गलफड़े से भी। जब वो टेडपोल लार्वा के रूप में होता है तो वो गलफड़े की मदद से सांस लेता है। जब वो मेटामॉर्फाइज होके फ्रॉग में बदलता है तो उसके अंदर लंग्स विकसित हो जाते हैं, और फिर वो फेफड़े की मदद से सांस लेता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम एक और एनिमल की बात करें तो वो हमारा है अर्थ वॉर्म, यानी कि केंचुआ। और केंचुआ जो है इसके अंदर सांस लेने के लिए कोई विशेष
अंग प्रणाली या ऑर्गन नहीं विकसित है, ये अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से ही रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट? सबसे ज्यादा भार इसमें से किसका होगा? तो क्या ये हमारा 2 मोल, ठीक है, ये 2 मोल हमारा सुक्रोज है, या फिर 2 मोल हमारा CO2 है, या फिर 10 मोल हमारा H2O है? किसका भार सबसे ज्यादा होगा, हमें यह देखना है। तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि 1 मोल जो होता है ये हमारा मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर वो एक परमाणु है, एक एटम है, तो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के बराबर, अगर वो अणु है तो उसके आणविक द्रव्यमान यानी कि उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है 1 मोल। अब अगर 1 मोल का आपको वैल्यू मालूम है तो किसी भी मोल की वैल्यू आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे सपोज ये करो, आप कोई सामान परचेज करने जा रहे हो, लेना है आपको 100 ग्राम, लेकिन मान लो आपने अगर उससे पूछा कि भाई कैसे किलो दिया, अगर उसने किलो का रेट बता दिया तो आप 100 ग्राम का भी रेट निकाल सकते हैं, 2 किलो का भी रेट निकाल सकते हैं, 2.5 किलो का भी रेट निकाल सकते हैं थ्रू यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो सुक्रोज आप बोलचाल की भाषा में इसे चीनी के नाम से जानते हैं। आप अपने घर में सुक्रोज रखते हैं, चीनी के रूप में रखते हैं और इसका सेवन चीनी के रूप में करते हैं। ठीक है, गन्ने को जब आप खाते हैं उसमें भी सुक्रोज उपस्थित होता है। तो C12H22O11 अगर हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये 342 निकल के आएगा, है ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 एटॉमिक वेट, और हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो अब इसको 12 इंटू 12 करना होगा, इसको 22 से इंटू करना होगा, और इधर इसको 11 से इंटू करना होगा। ये सारा इंटू करके सम करेंगे, आपको 342 निकल के आएगा। कितने में लेकिन? तो ये हमारा 342 ग्राम जो आएगा ये निकल के आएगा 1 मोल में। तो 1 मोल में इतना है, तो 0.2 मोल में कितना होगा? तो 0.2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 0.2 से तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और एक डेसिमल लगा दीजिए, 68.4 ग्राम, है ना। तो 68.4 ग्राम हमारा सुक्रोज है। 2 मोल CO2 की बात करें तो 1 मोल CO2 हमारा 44 ग्राम CO2 के बराबर होगा। तो 2 मोल अगर कर देंगे तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2 मोल में 88 ग्राम CO2 हो जाएगा। तो 88 ग्राम, ये 68 ग्राम, तो अभी 2 मोल हमारा ये ज्यादा निकल के आया। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो होता है ये होता है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम होगा कितने के लिए? 1 मोल के लिए, है ना। 100 ग्राम 1 मोल के लिए। तो हमें 2 मोल्स का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फॉर 2 मोल्स ये हमारा कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 200 ग्राम हो जाएगा। तो अभी तक अब देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास सबसे ज्यादा निकल के आया है। अब हम जरा देखते हैं वाटर का। तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम हमारा 1 मोल के लिए। तो 10 मोल्स ऑफ वाटर यहां पर प्रेजेंट है। तो 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 के लिए अगर 18 तो 10 के लिए कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। तो ये 180 ग्राम, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम, यानी इसमें से जो सबसे ज्यादा भार है वो हमारा 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चॉक का रासायनिक नाम क्या है? तो आप इसे चॉक कह लें, मार्बल कह लें, संगमरमर कह लें, संगमरमर कह लें, या फिर लाइम स्टोन कह लें, यानी कि चूना पत्थर। ये सब का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, वो है CaCO3। तो CaCO3
इनमें से किसका है, क्योंकि यहां तो नाम लिखा हुआ है और हमने आपको यहां फॉर्मूला बताया है। तो CaCO3, Ca इज कैल्शियम, CO3 इज कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अब फॉर्मूला देख लें जरा। सोडियम कार्बोनेट अगर कहा तो ये Na2CO3 है। अगर इसके साथ 10 मॉलिक्यूल आप H2O लगा देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा, धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हमारा H2CO3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट तो ये है MgCO3। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट तो आपने देख लिया, CaCO3। बहुत सुंदर। चलिए अगला सवाल। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता प्रवाहित करने पर क्या होता है? ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होगा? तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान सा कि अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं चूने के पानी से तो उसका रंग जो है बिल्कुल दूधिया हो जाता है, यानी मिल्की हो जाता है ना। तो चूने के पानी का दूधियापन बढ़ जाता है। चूने के पानी के दूधियापन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चूने के पानी का दूधियापन गायब हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, अब यहां पर दो चीजें आ गई। देखो, चूने के दूधियापन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो गया ए और सी के साथ, डी भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तब तो वो बिल्कुल गहरा दूधिया हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह लगातार बनाए रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम उस पानी से पास कराते रहेंगे, यानी एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो धीरे धीरे उसका दूधियापन हो जाता है गायब। मैजिक, है ना। तो फिर सही आंसर क्या होगा? चूने के पानी का दूधियापन हमारा जो है गायब हो जाता है ना। तो बहुत सुंदर। तो सही आंसर हमारा इसका हो गया मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर ये एक्सेस टर्म नहीं दिया गया होता, सीधा लिखा होता ऑन पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, देन द आंसर विल बी ए। बट इफ दिस टर्म हैज बीन मेंशन्ड एक्सेस के ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, देन द ऑप्शन विल बी सी, मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, है ना। इसके पीछे बहुत बड़े केमिकल इक्वेशंस वगैरह भी होते हैं, हम उसे देखने की यहां पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मेनी फूड बिकॉज इट cuts off air contact with the environment so that bacteria cannot enter into the food, provides acidic environment so the bacteria cannot live, जिंदा नहीं रह सकता, reduces moisture content to inhibit growth of bacteria, contains chemicals to kill bacteria। विनेगर आपको मालूम है, विनेगर जो है 5 to 8% एक्वस यानी कि जलीय घोल है ना। एक्वस सॉल्यूशन जलीय घोल है किसका? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जिसे हम इथानोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH। हम विनेगर को खाने में भी यूज करते हैं, जितने भी आपके चाइनीज डिशेज वगैरह खाते हैं, चाउमीन वगैरह, दूसरी चीजें, फ्राइड राइस, समथिंग जो कुछ भी है, उन सभी में ये विनेगर मिलाया जाता है। या यूं भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में, ढाबे पे जाते हैं तो जो भी सब्जी देता है, देसी सब्जी ही, तो उसमें भी ना सिरके का थोड़ा सा तड़का लगाता है, स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। तो घर में जो हम सब्जी खाते हैं ना, इसलिए हमें रेस्टोरेंट और ढाबे का सब्जी का स्वाद थोड़ा अलग सा मिलता है, क्योंकि हम घर में तो सिरका जनरली डालते नहीं है। बहुत कम ही ऐसा परिवार होगा जो शायद सिरके का उपयोग घर में सब्जियों को बनाने में करते होंगे। ठीक है, तो बताइए कि सिरके का प्रयोग क्यों किया जाता है? खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए, रिजर्व रखने के लिए। खाद्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है, ये तो सही नहीं है। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। तो देखिए, ये इथानोइक एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड है, तो जब आप इसको डालेंगे तो माध्यम तो अम्लीय बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्या वाकई ये इतना अम्लीय बना देता है कि वो जीवाणुओं के यानी बैक्टीरिया के लिए खतरनाक हो जाए, कि वो जीवित ही ना रह पाए? जल्दी से बताइए। नमी को कम कर देता है, जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती, ये भी कुछ ऐसा सही नहीं लग रहा है। इसमें जीवाणुओं को मारने के लिए रसायन होते हैं।
ठीक है, तो सही आंसर हमारा है इसमें आंसर नंबर 2, प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरनमेंट सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट लीव। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम बात कर रहे हैं विद्युत धनात्मकता की या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, यानी इसकी वैल्यू कम होती जाती है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद्युत धनात्मकता इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज होती जाती है। तो इससे यह पता चल रहा है कि आवर्त सारणी में जो बिल्कुल बाईं तरफ होगा उनकी जो विद्युत धनात्मकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वो सबसे ज्यादा होगी। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी, पॉजिटिविटी निगेटिविटी एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। तो अगर ये हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को रीड कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाएगी, तो यही चीज अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए पूछा जाए तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे ये आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे, और जो इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे ज्यादा वाले वो राइट हैंड साइड में मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल सही। तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है जो राइट साइड में है ना, ग्रुप 17 में। 18वां ग्रुप हमारे पीरियोडिक टेबल का आखिरी ग्रुप है, लेकिन वो अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज हैं, उनका रिएक्शन में अभिक्रियाओं में किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो उसको साइड कर दो। तो बच गया क्या? ग्रुप 17, द फार राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसी तरह अगर हम फार लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारा ग्रुप 1 है, और ग्रुप 1 में हम देखें तो हाइड्रोजन से चलो शुरू कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप ग्रुप 1 के तत्वों को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो जैसे जैसे अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अब हमें यह ध्यान में देना है कि कौन इनमें से ऐसा तत्व है जो लेफ्ट हैंड साइड में और बॉटम की तरफ है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम ग्रुप 1 का सदस्य है, कैल्शियम ग्रुप 2 का सदस्य है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का सदस्य है, और सिलिकॉन ग्रुप 14 का सदस्य है। अब हमें यह मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये 1, 2, 13, 14 यानी कि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं, तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सिलिकॉन में और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सोडियम में। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो कह दिया सोडियम ग्रुप 1 है, कैल्शियम 2 है, एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन ग्रुप 14 में है, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो हम ऐसे सवालों का जवाब कैसे देंगे? तो भाई मेरे, आप लोगों को क्या करना होगा, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 to 20 तो डेफिनेटली याद कर लें सीक्वेंस वाइज कि 1 to 20 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो किस ग्रुप में हैं। लेकिन फॉर सेफर साइड आप याद कर लें 1 to 30, यानी हाइड्रोजन से लेके जिंक तक की। 1 to 20 है हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक की। 10 और ऐड कर दीजिए उसमें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। वो 10 ऐड कर दोगे 1 to 30। इतना याद रख लो विद ग्रुप नंबर, आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझते हुए याद कर लेंगे। जिन्होंने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया तो फटाफट से याद कर लीजिए। अगला सवाल अब हमारा क्या है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बनाती है, यानी कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो एक ऑक्साइड बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, धातु का ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन उस मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, क्या वह उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? किस तरह का हमें देखने को मिलता है? तो एक सामान्य सा
कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई नॉन मेटल यानी अधातु को हम ऑक्साइड में बदलते हैं तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है ना। जैसे मान लो हम कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है, सल्फर एक अधातु है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन एक अधातु है, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड ले लीजिए या नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए। अब आप एक बार ऐसे सोच लो कि अगर इनमें हम पानी मिला दें तो क्या होगा, तो H2O इसमें जोड़ दो, देखो ये H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H2O जोड़ दो तो ये बन गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में प्रेजेंट रहता है। SO2 में H2O जोड़ दो तो ये बन गया H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, NO2 अगर H2O जोड़ दो तो बन गया HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये पानी के साथ मिलकर क्या बना दे रहे हैं, ये बना दे रहे हैं एसिड, अम्ल। इसका मतलब ये अम्लीय नेचर के हैं। तो धातु किस तरह का होगा, धातु फिर हमारा क्षारीय नेचर का हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स होगा। ठीक है, एक को याद रखिए, दूसरे को उसके रेफरेंस से आंसर कीजिए। अगर दोनों को याद रखेंगे तो कई बार कंफ्यूजन होगा, अरे यार बेसिक नेचर मेटल के ऑक्साइड का था या नॉन मेटल के ऑक्साइड का था। लेकिन अगर एक ही याद रखा है, हमें मालूम भाई हमने तो ये याद रखा है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, इसने मेटल का पूछा, मेटल का पूछा मतलब ये बेसिक होगा। थोड़े बहुत देखो अपवाद हैं लेकिन आपका भी यहां ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला सवाल अब कोई भी आपके सामने नहीं है, लेकिन अगला स्क्रीन आपके लिए एक खुशखबरी वाली स्क्रीन है कि हमारा राइस स्मार्ट का पेड बैच राइस स्मार्ट ऐप पर लॉन्च हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, राइस स्मार्ट गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ऐप सर्च करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे। फिलहाल अभी हमारा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन का पेड बैच अवेलेबल है, जहां आपको एसएससी का हर एक एग्जाम उसकी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो सीजीएल के प्री हो, मेंस हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ हो, सारी तैयारियां है ना। तो डिफरेंट पैकेज अंडर वन रूफ, एक ही कोर्स आपको सबको कवर करेगा और काफी डिटेल में यहां बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। लाइव क्लासेस डेली मिलने वाली है, स्टडी मटेरियल काफी एडवांस और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद तैयार किया गया है वो आपको मिलने वाला है। डेली आपकी क्लास टेस्ट होगी, वीकली असेसमेंट टेस्ट होगा, मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट होगा, यानी जिस तरह से एग्जाम में आते हैं ना वैसा टेस्ट लिया जाएगा। और इन सभी का एनालिसिस आपको ऐप पर मिलेगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपका कौन सा सेगमेंट सबसे वीक जा रहा है, सो दैट आप अपने वीक सेगमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके, वर्क कर सके। सेमेस्टर टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेज होंगे और जेनरिक वीडियोज यानी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो बड़े कॉमन से होते हैं उस सब्जेक्ट को समझने के लिए, जानने के लिए। तो जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने आप को तुरंत रजिस्टर करेंगे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में, तो वहां पर एक और आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप यूज करेंगे कोड KR500। ये एक प्रमोशनल डिस्काउंट है उन बच्चों के लिए जो हमसे पहले जुड़ेंगे, है ना। पहले जुड़ रहे हैं तो उनको कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए, तो ये उनके लिए है। तो कोड यूज करेंगे KR500 और अपने आप को इनरोल करेंगे कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में, तो आपको एक अच्छा इनॉग्रल डिस्काउंट मिलेगी और ये खुशखबरी की बात है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में इन सब चीजों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान तो बांटने से बढ़ती है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत,